आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। जनूबी कश्मीर के ताल में गुज़श्ता शब नामालूम बंदूक बरदारों ने भाजपा के मकामी लीडर और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी त्राल को गोलियां मारकर हलाक कर दिया, जबकि हमले में एक हमसाया खातून भी जख्मी हुई है। पुलिस का कहना है कि गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब भाजपा लीडर और म्युनिसिपल कमेटी त्राल के चेयरमैन राकेश पंटा एक हमसाया के घर में था कि मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हुए। जख्मी हालत में अगरचे उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया। भाजपा लीडर पर हुए हमले में एक खातून भी जख्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर करार दी गई है। पुलिस का कहना है कि इसके बावजूद कि वो श्रीनगर में एक होटल में हिफाजती बंदोबस्त में थे और इससे पुलिस के 2 जाती महाफिजीन भी दिए गए थे, वो त्राल में दोनों जाती महाफिजीन के बगैर चले गए थे। भाजपा लीडर राकेश पंटा की हलाकत पर LG मनोज सिन्हा, सजाद गनी लोन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और दीगर सियासी जमातों के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी त्राल के मुलाजमीन ने भी हमले की मजम्मत की हो, लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। अच्छे इंसान थे, हमारे हेड ऑफ फैमिली थे यहाँ पे इस म्युनिसिपल फैमिली के। उनका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रहा है लोगों के साथ भी और ख़ासकर मुलाजिम के साथ भी, चाहे छोटा मुलाजिम हो या बड़ा, हर एक के साथ उसकी रिलेशन बहुत ही अच्छी थी। हम उसको मिस कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में हम उनकी फैमिली के साथ है, पूरी म्युनिसिपल फैमिली। भारतीय जनता पार्टी के लीडर और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी त्राल राकेश पंटा की लाश को आज सुबह जम्मू पहुंचाया गया। उनकी लाश जो ही उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई, जिसके बाद उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस मौके पर पार्टी के लीडर रविंदर रैना, कविंदर गुप्ता और दीगर लीडरान और कारकुनान भी मौजूद थे। इधर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैना ने कहा कि राकेश पंटा चंद रोज कबल ही जम्मू से आए थे और एक दोस्त के घर गए थे, जिस दौरान उन पर हमला हुआ था। करीबन 8-9 फायर्स को गई थी एंड फिर पोस्टमार्टम के बाद भी यही हुआ कि यही वजह था कि काफ़ी ब्लीड हुआ था। एंड उसी वक्त फिर पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको अपने घर भेज देंगे, तो फिर हमने एम्बुलेंस वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया है। एंड करीबन मुझे लगा रात के 12 अराउंड वो निकल गए एंड सुबह उनको हैंड ओवर कर दिया अपनी फैमिली को। यही रिपोर्ट्स आई है अभी तक हमारे पास। तो अभी जो भी रिपोर्ट आना है वो आने वाले टाइम में आ सकता है कि असली क्या वजह है, कैसे हुआ है, कहाँ से आया था ये, तो उसमें थोड़ा टाइम लगना है, तो टाइम आएगा हमारे पास। तो बाकी आप ये जानते होंगे कि ये प्रेसिडेंट था हमारा म्युनिसिपल कमेटी त्राल का, 2018 में इलेक्टेड था। एंड इवन इसकी मिसेज भी हमारी काउंसलर है एंड अभी तक ये अभी प्रेसिडेंट ही है, एज प्रेसिडेंट ही था। एंड कुछ दिनों पहले घर से आए तो जम्मू गए थे एंड कुछ इसकी फादर की डेथ हो गई थी, उस असना में घर गया था एंड 2-3 दिन पहले आया यहाँ पर। एंड इट हैपेंड इन नाइट आवर्स, तो आने वाला टाइम है बता सकता है कि एक्चुअल क्या हुआ है। वो भी पूरी हिस्ट्री नहीं आई हमारे पास। बेसिकली मैं बताऊं कि ये डोमेन है हमारे पुलिस का एंड पुलिस ने लगभग हर ऐसे पर्सन को, चाहे वो DDC हो, BDC हो, काउंसलर हो, इवन इफ सम सरपंच मैंने देखे हैं, तो उनको उन्हें एक सिक्योर्ड प्लेस पर जगह पे दी है और उनको बाज़ाब्ता सिक्योरिटी दी गई है। एंड जब भी वो अपना फील्ड प्रोग्राम करते हैं एंड फील्ड प्रोग्राम के साथ साथ ही एक उनके साथ सिक्योरिटी लगी हुई होती है। एंड कभी फंक्शन हो, कभी कुछ मीटिंग हो, तो इनकी सिक्योरिटी साथ रहती है। तो इस मामले में भी मुझे लग रहा है कि और जहां मेरा KG की बात है, तो इनको शायद मुझे लगता है पुलिस की तरफ से PSO भी है, सिक्योरिटी है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है तो शायद आने वाले टाइम में ना बता सकते हैं कि सिक्योरिटी कवर कहाँ था, ये कैसे निकल गया था, ये क्यों बैठा था वहां पर। तो अभी मुझे लगता है प्रीमेच्योर होगा अभी इस इशू पे बात।
भाजपा लीडर राकेश पंडा की हलाकत के बाद आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि किसी भी लीडर को पीएसओ के बगैर कहीं नहीं जाना चाहिए। जमीनी सतह पर जायजा लेने और सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ही किसी भी लीडर को दौरे की इजाजत होगी। उन्होंने सभी लीडरान से दरख्वास्त की है वो एसओपीज की खिलाफ वर्जी न करे और गैर जरूरी तौर पर अपनी जान को खतरे में न डाले। समाजी राबता साइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कहा गया है कि सभी जो लीडरान उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो बिना इजाजत या बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के कहीं पर भी दौरे पर न जाए। उधर त्राल एसओजी कैंप में एहलकार की राइफल छीनने वाला कैदी फोर्सेस के साथ तसादुम में जाम बाग हुआ है। फायरिंग का सिलसिला अगरचे वक्फे से रात भर जारी रहा था। आज अल सुबह तकरीबन 4 बजे के करीब फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हलाक कर दिया। वाज़ेह रहे कि एसओजी कैंप त्राल में एक जेर हिरासत कैदी ने पूछताछ के दौरान एक एसओजी एहलकार से उसकी राइफल छीन कर उस पर फायरिंग की थी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुआ। जबकि कैदी नौजवान ने राइफल समेत एक इमारत के कमरे में पनाह ली थी, जहां उनको सरेंडर पर आमादा करने के लिए अफराद खाना को भी तलब किया गया था। ताहम उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया, जिसके बाद फायरिंग का सिलसिला रात भर जारी रहा और मज़कूरा नौजवान मोहम्मद अमीन मलिक जो कि नागबल त्राल का रहने वाला था, गोलियों के तबादले में हलाक हुआ। टीकाकारी की पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत की पॉलिसी पर सवाल उठाए और पॉलिसी को लेकर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मरकजी हुकूमत की टीकाकारी पॉलिसी की नुक्ताचीनी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के अफराद को मुफ्त टीका फराम न करने का फैसला मनमानी और गैर माकूल लगता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की जेर सदारत बेंच ने अपने हालिया तबसरे में कहा कि 45 साल से जायद उम्र के लोगों को मुफ्त टीके लगाने और इससे कम उम्र के लोगों को रकम अदायगी के एवज वैक्सीन देने का निजाम बनाने की मरकज की पॉलिसी मनमानी और गैर माकूल नजर आती है। बेंच ने दी आबादी के लिए टीके की किल्लत के तनाजुर में मुतअद्दिद दीगर खामियों की निशानदेही करते हुए मरकज को हिदायत दी है कि वह अपनी टीकाकारी पॉलिसी पर नजरसानी करे और 31 दिसंबर 2021 तक वैक्सीन की मुमकिन दस्तयाबी का खाका पेश करे। इस मामले की अगली समाअत अब 30 जून को होगी। डिवीजन बेंच में जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस एस रविंदर भट्ट भी शामिल थे। इधर आलमी वबा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के असरात जहां दुनिया भर में कम हो रहे हैं, वहीं भारत में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है और गुज़िश्ता कई रोज से कोरोना केसेस में लगातार कमी आ रही है। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,34,154 नए मस्बत मामले सामने आने के साथ ही मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 2,84,41,986 हो गई है। इस दौरान 2,11,499 मरीजों को मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों से रुखसत भी किया गया और मुल्क में अब तक 2,63,90,584 अफराद कोरोना से शिफायाब भी हो चुके हैं और मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद भी लगातार कम हो रही है, जिस दौरान मुल्क में फाल केसों की तादाद 17,13,413 पहुंच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 2,887 मुतासरीन की मौत हुई है, जिसके साथ ही मालकून की मजमूई तादाद 3,37,989 पहुंच गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन-ए-अक़वामी सरहद पर हिंद पाक अफवाज के दरमियान सीज फायर माहदे के जहां 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं, जिस दौरान सरहद पर जारी खामोशी से सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों ने राहत की सांस ली है। सरहद पर जारी खामोशी से नजदीकी रिहाइश पजीर लोगों ने जहां राहत की सांस ली, वहीं
बिला डर और खौफ के खेती बाड़ी में लोग मसरूफ नजर आ रहे हैं और लोगों ने दोनों सरकारों और फौजियों से भी अपील की है कि सीजफायर के इस माहदे को बरकरार रखा जाए ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सरहद के नजदीक लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। आपको बताते चले कि 3 माह कबल 24 फरवरी को भारत और पाकिस्तान अफवाज के दरमियान सीज फायर माहदा हुआ है। उसके बाद ही आज 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और 100 दिन के दौरान सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों ने राहत की सांस ली है। सरहद पर जहां इससे कबल पाक भारत अफवाज के दरमियान आए रोज सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियां होती थी, जिस दौरान सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जबकि जानी और माली नुकसान से भी दो चार होना पड़ रहा। वही 100 दिन मुकम्मल होने के बाद सरहद खामोश, दोनों तरफ से बंदूकें खामोश रहने के बाद ही दोनों तरफ से सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों ने एक बार फिर राहत की सांस ली और सरकारों, दोनों ममालिक के सरकारों से अपील की है कि इस माहदे को बरकरार रखा जाए ताकि वो अमन और चैन के साथ रह सके। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा सरहद जिला राजौरी चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक। जमशेद, लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करेंगे, आज 100 दिन भी मुकम्मल हो चुके हैं पाक भारत अफवाज के दरमियान जो सीज फायर माहदा हुआ है, उस सिलसिले में इन 100 दिनों के दौरान जो सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोग हैं, जो आए रोज जब खिलाफ वर्जियां होती थी तब उन्हें जानी और माली नुकसान से भी दो चार होना पड़ रहा था। अब जो 100 दिन मुकम्मल हो गए, दोनों तरफ से बंदूकें खामोश है, सरहद के नजदीक रिहाइश पजीर लोगों का इस हवाले से क्या कुछ कहना है? देखो, और बिल्कुल इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक के गांव किला धराल में हैं, जहां इस 100 दिन आज मुकम्मल होने के बाद आज हम यहां पहुंचे और इस वक्त हमारे साथ बीडीसी चेयरपर्सन किला धराल भी हैं। इनसे ही जानेंगे कि पिछले 100 दिनों में जिस तरह दोनों ममालिक के दरमियान नाजंग माहिदा तय पाया, इस लोगों की इस तरह की राहत की सांस ली। सर, जिस तरह आज 100 दिन पूरे हुए हैं नाजंग माहिदे के, किस तरह के हालात हैं इस दुनिया में? देखिए जमशेद जी, मैं मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि वो फ़ौक्तन फ़ौक्तन इस दूर दराज बॉर्डर एरिया में आकर हमारी जो मुश्किलात हैं उनको उजागर करते हैं। मैं ये बताता चलूं कि हम लोगों ने बहुत बड़ी तकलीफ़ें जो हैं वो सही है और ये लोग हमेशा ही जो हैं टारगेट जो है वो फायरिंग पे बने हैं। लिहाजा जब से ये सीज़ फायर माहिदा हुआ है, और मैं सराहना करता हूँ अपने लोगों की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये कदम उठाया, ये एक बहुत बड़ा कदम था, जिसके सीज फायर होने के बाद लोग जो हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं, अपने माल मवेशी, खेती बाड़ी और अपने रोजगार का जो सिलसिला है वो आराम के साथ चला रहे हैं, क्योंकि वाहिद जरिया यहाँ खेती बाड़ी और माल मवेशी है। तो जब ये फायरिंग होती थी तो कहीं जाने नुकसान होती थी, माल मवेशी नुकसान हो जाते थे, हम लोग बाहर जाके फसलों में खेतों में काम नहीं कर सकते थे, तो वो साल भर की कमाई जो है हमारी वहीं खत्म हो जाती थी और लोग भूखमरी का शिकार हो जाते थे। और ऊपर से ये महामारी और दूसरी तरफ से ये फायरिंग, और लोग जो थे चक्की में पीछे जाते थे, खासकर ये बॉर्डर एरिया के लोग। और हम जितनी भी तारीफ करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, कि जिन्होंने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो और राहत की सांस इन लोगों ने लिया है। और मेरी ये गुजारिश, मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इसको कंटिन्यू रखा जाए ताकि ये लोग अमन के साथ अपना रोजगार जिंदगी जो है वो चला सकें। देखो, और बिल्कुल आपने सुना होगा कि किस तरह की लोगों ने राहत ली है कि पिछले 100 दिन में जिस तरह नाजंग माहिदा तय पाया गया उसके बाद लोगों में काफी राहत है। क्योंकि 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में पाकिस्तान की तरफ से 5000 से ज्यादा से मरतबा नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियां देखने को मिली और 2021 के पहले 2 महीने में पाकिस्तान की तरफ से 315 मरतबा नाजंग माहिदे की खिलाफ वर्जियां सिलसिला देखने को मिले। पिछले 100 दिनों से दोनों माल के दरमियान जिस तरह नाजंग माहिदा तय पाया, उससे लोगों में काफी राहत की सांस ली। जमशेद, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि सरहदी जिला बारामूला से भी हमारे नुमाइंदे इरशाद भट्ट जुड़ चुका है। इरशाद, इस हवाले से जब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं तो सरहद के नजदीक अगर हम बात करेंगे कमलकूट, उड़ी या दीगर जो सरहदी इलाके हैं, सरहद के नजदीक जो है इलाके हैं, वहां पर लोगों को मुश्किलात भी हो रहे थे। जब सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियां होती थी उन्हें जानी और माली नुकसान से भी दो चार होना पड़ रहा था। अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, वहां पर लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से?
बात करें या कुपवाड़ा टंगदार की बात करें, क्योंकि 24 फरवरी से पहले यहाँ पे जो सीजफायर वायलेशन होता था उसकी वजह से लोगों के जो मुश्किलात थे वो काफी बढ़ चुके थे, क्योंकि जो जाने भी चली जाती थी या माल मवेशी की बात करें या मकानों की बात करें काफी नुकसान होता था, क्योंकि 24 फरवरी के बाद जो यहाँ पे दोनों मुल्कों के बीच में जो एग्रीमेंट किया गया उसकी वजह से यहाँ पे मुकामी लोग जो है काफी खुश हुए। और इसके साथ साथ आज यहाँ पे सरहदी इलाकों की बात करें, चाहे मोडी की बात करें या टंगदार कुपवाड़ा की बात करें, यहाँ पे जनरल ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो लेफ्टिनेंट जनरल है DP पांडे, उन्होंने आज शुमाली कश्मीर का दौरा किया। सबसे पहले इन्होंने लोगों के साथ बात की और वहाँ पे हाल चाल पूछा। और अगर तो देखा जाए सरहदी इलाकों के लोग जो है बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि ये जो सरहदों पे जो सीजफायर वायलेशन होता करता था ये बंद भी रहे, क्योंकि अगर तो देखा जाए आज की डेट की बात करें, आज यहाँ पे जो जमीनों पे लोग जाते हैं वो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे दोनों तरफ से जो यहाँ पे जो ट्रेड चलता था, हालांकि वो आजकल बंद है, क्योंकि उसको भी जल्द से जल्द खोलें ताकि यहाँ के रिहायश पजीर लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना करना पड़े और इनको जो है फायदा मिले। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट आपका। ये थे शुमाली कश्मीर के बारामूला से सरहद के नजदीक, जहां पर आज 100 दिन मुकम्मल हुए। सरहदी इलाके का उन्होंने दौरा किया और वहां पर लोगों से बात की है। 100 दिन के मुकम्मल होने के बाद जब खामोशी दोनों तरफ से है, बंदूकें दोनों तरफ से फौजियों की खामोश हैं, तो इस सिलसिले में लोगों ने इस फैसले का भी खैर मकदम करते हुए कहा कि इन 100 दिनों के दौरान वो अमन और चैन के साथ रहें। और दोनों सरकारों से उन्होंने अपील की है एक बार फिर कि वो सीज फायर माहदे को बरकरार रखे ताकि जो वहां पर लोग जो है वो चैन के साथ रह सके। उनका कहना है कि इससे पहले जब सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जियां होती थी तब वहां सरहद के नजदीक जो रिहायश पजीर लोग हैं उन्हें जानी और माली नुकसान से भी दो चार होना पड़ रहा था। अब जरा किश्तवाड़ का रुख करते हैं। जिला किश्तवाड़ के मारवा और वड़वन के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया जिला हेडक्वार्टर के साथ मिलाने वाले किश्तवाड़ सिंथन रोड को आमद रफ्त के लिए इजाजत नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दोनों इलाके के लोग मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। मारवा के DDC मेंबर का कहना है कि बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी अवाम को राहत नहीं पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर रोड को बहाल नहीं किया गया तो वो एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। ये बात है कि मड़वा वड़वन के जो इलाके दो हैं ये बहुत बड़े इलाके हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ 6 महीना रहती है। उसके बाद जो ही बर्फबारी जम्मू कश्मीर में शुरू होती है तो इन दो पहाड़ियों पे सिंथर और मरगन के पहाड़ियों पे भी बर्फबारी होती है और हमारा इलाका पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और रियासत से ही मुनक़ता होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस बार रोड क्लियरेंस का काम बहुत पहले हो चुका है, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया अभी तक, इसको खोला नहीं गया पब्लिक मूवमेंट के लिए। अब वजह कोई आपसे बात हुई? मैंने कई बार मैं DC साहब से भी मिला, एक ही वजह नहीं। यहाँ कभी पहले बोलते थे कि अभी नेशनल हाईवे ने इसको क्लियर नहीं किया, उसके बाद जब नेशनल हाईवे ने रिपोर्ट अपनी सबमिट की तो फिर कहने लगे कि नहीं इसमें वो ग्लेशियर्स जो अभी बड़े बड़े लेवल के हैं तो उसमें स्लाइड आ जाती है तो कहीं कैजुअलिटी भी हो सकती है। अब वो एक्सक्यूज भी खत्म हो गया तो अब कह रहे हैं कि जनाब ऊपर ड्यूकॉम साहब ने और LG साहब ने बंद करके रखा, लेकिन हकीकत भी वही है कि ऊपर से आदेश आए हैं और इस जो सिंथन टॉप जो हमारा वाहिद वो रास्ता है जो हमें डिस्ट्रिक्ट अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ता है उसको बंद करके रखा है। ये जो आपका मड़वा वाड़वन इलाका है आपका वहां पर जाना कैसे संभव, क्योंकि हेलीकॉप्टर सर्विस बंद कर दी गई? हेलीकॉप्टर सर्विसेज बहुत पहले बंद हो चुकी है। मैंने उसके बारे में बात की थी तो बोलने लगे कि टेंडरिंग खत्म हो जाती है, साल का जो कोटा होता है बंद हो जाता है। ठीक है, फिर बोलने लगे कोविड हो गया दोनों पायलट्स को। मैंने कहा ठीक है, अब जब रास्ता जो है आपकी लाइफ लाइन है मड़वा वड़वन के लोगों के लिए, आप समझ लीजिए कि ये जिस तरह एक जिस्म के अंदर खून बहता है और उसका बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरह आप समझ लीजिए कि इट इज द लाइफ लाइन फॉर द पीपल ऑफ मड़वा एंड वड़वन। लेकिन अगर लाइफ लाइन को आप काट देंगे, आप हमारे लोगों को कह रहे हैं कि आप अनंतनाग जाइए, कोई बात नहीं, आप लेकिन अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं आए। लेकिन कैसे हो सकता है, हमने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी काम आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करने। अभी जो मड़वा वाड़वन के लोग हैं वो कैसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंच रहे हैं? वो देखिए रामबन से हमें मतलब मजबूर किया जा रहा है, रामबन से आ रहे हैं लोग,
वहां से आते आते हमें करीब 350 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है और आप समझ लीजिए करीब 20-22 घंटे के बाद हम वहां से यहां पहुंचते हैं और यहां से वहां 2000 किराया 3000 चाहिए था। डीसी साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे ऊपर से आदेश मिलता है मैं इस रोड को खोलने के लिए तैयार हूं। कोविड की वजह से कम परेशान मड़वा वाड़वन हुआ और कोविड की वजह से कम परेशान हुआ, ये रास्ता जो बंद होता है हमारा इससे ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हम आज यही गुजारिश करना, ओपन करिए, आप खुद जाइए मौके पर देखिए, कोई खतरा नहीं, हम हमेशा जाते आए हैं, ये रास्ता खोलना बहुत जरूरी है और अगर नहीं खोला तो हम सड़क पर आएंगे, हम फिर जाहिर सी बात है फिर सरकार हमें मजबूर। दिसंबर 2009 में जम्मू शहर के बीचों बीच तवी के किनारे बनने वाले मसनूई झील का काम करीब 12 बरसों बाद भी तशरीह तकमील है, जिससे जम्मू शहर के लोगों में सख्त नाराजगी पाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दौरे इक्तदार में शुरू हुई आर्टिफिशियल झील पर करीब 8 मरतबा डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। ताहम हुकूमत 80% काम मुकम्मल होने के बाद भी झील मुकम्मल न हो सकी। वाज़ेह है कि इस झील को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तैयार किया जाना था। ताहम 51.57 करोड़ रुपए की रकम खर्च होने के बावजूद भी सयाती मकाम तैयार न हो सका। साबिका हुकूमतों से लेकर मौजूदा LG इंतजामिया कई डेडलाइन्स गुजर जाने के बावजूद भी नाकाम साबित हुई है, जिससे जम्मू में सियासी लीडरान की शदीद नुक्ताचीनी हो रही है। मकामी आबादी इसे एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होने वाला मंसूबा करार दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता बरस हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील देकर मंसूबे में रुकावट की वजह जाननी चाहिए थी। ताहम कोई नुमाया कामयाबी इस पैनल को नहीं मिली और मामला जूं का तू है। ये जो काम है, जो तवी लेक पे इन्होंने झील बनाने की बात की थी, इन्होंने जब प्रोजेक्ट पास किया था ये बोल के पास किया था कि यहाँ पे पर्यटक आएंगे। जम्मू वैसे ही जो इकोनॉमी है जम्मू की वो पर्यटक के बेस पे चलती है, पर ये पता नहीं क्या कारण है, बहाने मार के और शायद निकम्मेपन की वजह से यहाँ के जो प्रोबेबली एक पार्टी के नाम नहीं लूँगा, उसके निकम्मेपन की वजह से यहाँ पे सारा का सारा डेवलपमेंट जो भी है वो ठंडे बस्ते में पड़ गई है। इनको भी नहीं पता होगा कि लेक का प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा। जब जनूबी कस्बा त्राल के जौहरपुरा लाम के लोगों ने इंतजामिया और महकमे R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि राबता सड़क न होने की वजह से न सिर्फ रिहाइश पजीर लोगों को आने जाने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं, बल्कि इलाके में आने वाले हजारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है और इलाके में मौजूद गुजर सरन एक सेहत अफजा और खूबसूरत जगह होने की वजह से काफी मशहूर है और रोजाना लोगों का आना जाना लगा रहता है। ताहम राबता सड़क न होने की वजह से खराने वाले को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में राबता सड़क तामीर की जाए और इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया जाए ताकि इलाके के लोगों को फायदा मिल सके। ये जो आज हम यहाँ मौजूद है इसका नाम गुजर सरन है। ये बहुत अच्छी जगह है। अगर इस पे टूरिस्ट प्लेस लगे तो ये बहुत बड़ी अच्छी जगह है, पहलगाम से भी बढ़कर है, गुलमर्ग से बढ़कर अच्छी जगह है। तो यहाँ ट्राउट स्ट्रीम भी है। इस गुजर सरन में एक नाला बहता है, उसमें ट्राउट स्ट्रीम बनाई गई है। यहाँ पे एंगलर आते हैं, बहुत बड़े लोग आते हैं यहाँ पे। संडे को ज्यादातर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, मगर सबसे बड़ा मसला जो है वो रोड का है। यहाँ पे पैदल चल के आना पड़ता है 3 किलोमीटर। हमारे यहाँ गुजर सरन बहुत ही बड़ी टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। संडे को बड़े बड़े यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह मानी जाती है हमारे गांव में। लेकिन यही बहुत मतलब कि इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।